So dear students of 10th class, today we will learn about our new chapter, the first chapter of chemistry, chemical equation and reaction. इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, और फाइनली हमारा आता है रेडॉक्स रिएक्शन और उसके अंदर उससे रिलेटेड उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. तो पहले हम देखते हैं हमारे चैप्टर को जो नाम है उसको समझ लेते हैं. पहले चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वेशन से, ये हमको समझना है. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, दो एटम्स पास में आए, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं हुआ तो फिर एक केमिकल रिएक्शन नहीं है. तो केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो. और केमिकल रिएक्शंस को दिखाने के लिए होती हैं केमिकल इक्वेशंस. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, A प्लस बी से बनता है C प्लस डी. ये हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है. अब इसमें A प्लस बी जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, इन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है. और राइट हैंड साइड वालों को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इन रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं. और बैलेंस करने के लिए हमको पहले रिएक्शन बनानी आनी चाहिए. तो रिएक्शन हम कैसे बनाएं और कैसे बैलेंस करें. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2. ये आपस में मिक्स होके और बनाते हैं HCl. हमको उसको बैलेंस करना है. तो बैलेंस करना बहुत इजी है. यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, वहाँ पे एक ही है, और यहाँ पे दो Cl है, वहाँ पे एक ही Cl है. तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हमारा बैलेंस हो जाएगा. अब इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पे 2 हमको नीचे नहीं लगाना है, H2Cl2, ये गलत हो जाएगा. हम जो भी 2 और 3 जो भी हम ऐड करेंगे आगे वो हमेशा प्रोडक्ट के आगे यूज होता है. जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला HCl है, इस मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हम. तो हम 2 इसलिए हमने आगे लगाया. अब नेक्स्ट इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, ये तो है HCl, ये सिंपल सी एक इक्वेशन थी जिसको हमने बैलेंस किया है. इसके नेक्स्ट अगर हम कोई और रिएक्शन की तरफ जाएं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन N2 प्लस O2. ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मान लेते हैं. ये हमारी रिएक्शन है. अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन अगेन और 2 ऑक्सीजन है. हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे. 2 यहाँ नीचे नहीं लगाना है, नहीं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. इसका फॉर्मूला क्या है? NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. अगर हम नीचे 2 और 3 लगाते हैं तो फिर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसलिए हम 2 हमेशा आगे लगाते हैं. अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास, हमको रिएक्शंस के नाम आने चाहिए. रिएक्शंस कौन कौन सी टाइप की होती हैं और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं, तो इनको बनाना कैसे है. तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयंस. जैसे हमारे पास है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सल्फेट का फॉर्मूला है. जैसे इससे पहले हमको एक वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझना है, वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. क्योंकि हमको फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 10th क्लास में आ गए हो तो 10th क्लास में हमें पहले तो 1 से 36 तक पीरियोडिक टेबल याद करनी है. उसके अलावा भी ऐसे कुछ एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी याद रखनी होती है. मेन है वैलेंसी कैसे निकालनी है. तो मैं अभी तुम्हें एक वैलेंसी निकालने का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं. तो पहले ये पॉलीएटॉमिक आयन, ये 9th क्लास में था हमारे पास. तो SO4 सल्फेट को इसको हम कहते हैं सल्फेट. इसके नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं हम कार्बोनेट. ये सारे पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, सल्फेट, कार्बोनेट. इसके नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोक्साइड OH-1. इनका जो चार्ज है ये इनकी वैलेंसी बन जाएगी. तो अभी मैं बताऊंगा आपको कंपाउंड बनाने कैसे हैं. हाइड्रोक्साइड, इस हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं. और लास्ट है हमारे पास नाइट्रेट NO3-1, नाइट्रेट NO3-, ये नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे पास है. तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, इनके तुम्हें नाम याद रखने और साथ में वैलेंसी याद रखनी. इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम सल्फेट हमको बनाना है. तो हमको सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे पता होगा? उसके लिए हमको वैलेंसी याद होनी चाहिए. सोडियम को लिखते हैं Na की वैलेंसी होती है +1, और सल्फेट हम यहाँ पे देख सकते हैं SO4. इनका जो चार्ज है यही इनकी वैलेंसी है. तो इनको हमको नाम के साथ इनकी चार्ज भी हमको याद रखना है. इसकी वैलेंसी है -2. हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फॉर्मूला बन गया है Na2SO4. तो इसलिए हमको इस तरह से अप्लाई करना है. तो हमारा फॉर्मूला है सोडियम सल्फेट का. तो ऐसे कोई भी फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर में जो भी रिएक्शंस हैं वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया है और उससे हमको नाम दिया है, उससे फॉर्मूला बनाना होता है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके नेक्स्ट हमारे पास वैलेंसी का कॉन्सेप्ट. वैलेंसी कैसे ध्यान रखनी है अलग अलग कंपाउंड्स की. अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में, बहुत सारी वैलेंसीज की मैं ट्रिक्स तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे हमको अलग अलग वैलेंसी याद रखनी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी एलिमेंट है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 1 से लेके
20 तक, जो 9th क्लास में था, तो जिनका भी एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक आता है, इनकी वैलेंसी निकाली जाती है KLMN वाले रूल से। KLMN, ये जो हमने रूल की पढ़ा है। K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में 8, M में 8, 18, 18, 32। तो ये हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा KLMN। तो कोई भी हमको अगर वैलेंसी निकालनी हो 1 से लेकर 20 तक, वहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। इसके नेक्स्ट है, जितने भी एलिमेंट आते हैं हमारे 20 से लेकर 30 तक, इन सब की वैलेंसी हमको याद रखनी है। इन सब की वैलेंसी होती है +2। 20 से लेकर 30 तक सबकी वैलेंसी +2 है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर 20 और 30 के बीच में आता है, इसकी वैलेंसी +2 है। हमारे पास जिंक है, जिंक की वैलेंसी 20 और 30 के बीच में आता है जिंक, इसकी वैलेंसी +2 है। तो जितने भी एलिमेंट हमारे 20 से 30 के बीच में आएंगे उनकी वैलेंसी +2 होगी। इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमको वैसे पीरियोडिक टेबल 36 तक याद करनी है टोटल। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जितना भी हमारे पास यूज़ होगा 10th क्लास की केमिस्ट्री में, 36 तक आपको पीरियोडिक टेबल याद रखनी है। इसके नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, 36 के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट है जो हमारे पास, जिनकी वैलेंसी पूछी जाती है, जिनके कंपाउंड पूछे जाते हैं। अब उनकी वैलेंसी याद रखने का एक बहुत सिंपल, उनकी कुछ वैलेंसी आपको याद रखनी है। तो उनमें कुछ ही ऐसे एलिमेंट है, बहुत सारे नहीं है, कुछ ही हैं जो आपके पास आएंगे। एक है मरकरी, Hg, मरकरी की वैलेंसी है +2। एक ही आपके पास पूछा जाता है मरकरी के कंपाउंड। मरकरी के कंपाउंड तभी बना पाएंगे जब उसकी वैलेंसी पता हो, और वहाँ तक हमको पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी है, बस कुछ ही ऐसे एलिमेंट हैं जो हमको याद करने हैं। एक मरकरी पूछा जाता है, एक पूछा जाएगा हमारे पास लेड, Pb, लेड की वैलेंसी है +2 अगेन। और इसके अलावा एक और है हमारे पास सिल्वर, Ag, सिल्वर की वैलेंसी है +1। Hg, Pb, Ag, सिल्वर। तो और एक और लास्ट हमारा आ जाता है Ba, बैरियम। इनका एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ तक हमको पीरियोडिक टेबल याद तो नहीं करनी है, बट 36 के आगे हमको इन सबको याद रखना है, इन सब की वैलेंसी क्या क्या है। तो हम देख सकते हैं Hg, Pb, Ba, इन सब की 2 है +2 और Ag की है +1। तो 36 के आगे हमको ऐड करना है। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है, हम कंपाउंड कैसे बनाएं। इसलिए वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमको बनाना है सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर मीन्स होता है Ag, नाइट्रेट का मतलब है NO3, और ये मैंने बताया ये पॉलीएटॉमिक आयन है NO3। इसकी वैलेंसी हमारे पास -1, इसका चार्ज है, इसकी चार्ज इसकी वैलेंसी है। तो Ag की वैलेंसी +1 है। यहाँ तक पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी है, ये हमको याद रखना है अलग से। Ag, Hg हमने अभी जस्ट इसको रिवाइज किया, NO3 इसकी वैलेंसी है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया AgNO3। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सिल्वर नाइट्रेट का। तो ऐसे ही हमारे पास नाम लिखा होगा, उससे हमको फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूले को उसके बाद हम बैलेंस करते हैं। अब इसके नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ NCERT में क्या एग्जाम्पल दिए हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा रिएक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। अब यहाँ पे हमारे पास नाम लिखा है, इससे पहले फॉर्मूला बनाएंगे हम। तो फॉर्मूला कैसे बनाना है, सोडियम को हम लिखते हैं Na प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाना है, अब हम देखो हमारे पास यहाँ पे HCl है फॉर्मूला, यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय प्रोडक्ट, ध्यान रखना है बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन है, तो यहाँ से पहले हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, और यहाँ पे हम लिख देंगे पहले H2। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ पे बच चुका है Cl और यहाँ पे बचा है Na। अब दोनों को कंबाइन करना है, बट हम सीधे ऐड नहीं कर सकते, पहले हम देखेंगे दोनों की वैलेंसी कितनी है। सोडियम की वैलेंसी है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। सोडियम की वैलेंसी और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम, KLMN वाले रूल को अप्लाई करके। दोनों की जो एटॉमिक नंबर है 20 से कम है, तो हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला NaCl। तो NaCl ऐसे ही नहीं आया, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता है। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं रिएक्शन के, बट पहले हम बात करेंगे हीट के बेसिस पे। तो हीट के बेसिस पे 2 टाइप की रिएक्शंस हैं, एक है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जहां पे हीट इवॉल्व होगी, कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट इवॉल्व हो, इसके अंदर सारी हम कंबसन रिएक्शन को डाल सकते हैं। जितनी भी कंबसन रिएक्शन है सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4, ये NCERT का एग्जांपल है, और CH4 के नीचे NCERT में लिखा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इसको कहते हैं। जब इसके हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्ट करके फॉर्म करेगा CO2 प्लस H2O। तो ये हमारी एक कंबसन रिएक्शन है। तो कंबसन रिएक्शन में कोई भी कार्बन कंपाउंड हो सकता है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी और फॉर्म होगा CO2 H2O। ये सबके लिए सेम है। फॉर एग्जांपल
इसके अलावा हम लिख सकते हैं जैसे हमारे पास है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये भी फॉर्म करेगा CO2 प्लस H2O। इसके बाद इसको बैलेंस भी करना है। अब बैलेंस कैसे करें, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक है, कार्बन बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 + 1 3 ऑक्सीजन है। और हम हाइड्रोजन भी देख सकते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है। पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 × 2 = 4। इस 2 का मतलब है ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई है और ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। अब 2 + 2 टोटल 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ही हैं, तो इसको आगे हम 2 लगा देंगे और ये हो गया हमारा बैलेंस हो चुका है 4। इसके नीचे हम 4 नहीं लगाएंगे, अगर नीचे हमने 4 लगाया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो 2 और 3 जो भी हमको अप्लाई करना है आगे लगाया जाता है। ये हमारा हो गया बैलेंसिंग। इसके नीचे भी हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे हम 6 लगा देंगे, कार्बन बैलेंस। इसके नेक्स्ट 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, इसको 12 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो 12 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस। अब इसके नेक्स्ट 12 ऑक्सीजन प्लस 6 टोटल 18 ऑक्सीजन, हम इसको 18 बनाए, 6 ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे लग जाएगा 6, ये 18 हो चुका है। इस तरह से बैलेंस करना है। तो ये हमारी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके नेक्स्ट हमारे पास एंडोथर्मिक, जस्ट इसका अपोजिट आएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मीन्स जहाँ पे हीट अंदर की तरफ आएगी, जहाँ पे रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो रिएक्शन होगी। एक्सो का मतलब है हीट निकलेगी उस रिएक्शन से, एंडो का मतलब है जब हीट देंगे तो वो रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ये अगेन एनसीईआरटी का एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, यहाँ पे ट्राइंगल का साइन मैंने बनाया, ट्राइंगल मतलब डेल्टा, इसका साइन का मतलब होता है, इस साइन का मतलब डेल्टा है, और जहाँ पे भी साइन यूज होगा केमिस्ट्री में इसका मतलब है हीट, हम इसको हीट कर रहे हैं। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा फॉर्मूला है और यहाँ पे इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है ये। तो ये पहला हमारा क्या था, एंडोथर्मिक का रिएक्शन, एंडोथर्मिक का पार्ट। इसके नेक्स्ट और भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जांपल मैं जनरली बता रहा हूँ अभी, फेरस सल्फेट FeSO4, FeSO4 को जब हीट किया जाता है ये फॉर्म करता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एक अकेला ऐसा सल्फेट है जो 2 तरह की गैसें देता है, SO2 और SO3, इसके अलावा और कोई सल्फेट नहीं है। किसी भी सल्फेट को हीट करते हैं तो एक ही टाइप की गैस निकलती है, बट फेरस सल्फेट से 2 तरह की गैसें निकल रही हैं, SO2 और SO3। अभी ये एग्जाम्पल थोड़ी देर में दोबारा रिपीट होने वाला है, सेम एग्जाम्पल। ये हमारा एक्सो और एंडो। तो ये जो हमने टाइप्स पढ़े हैं, ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस, हीट के बेसिस पे ये टाइप थे। हीट किसमें इवॉल्व होगी, किसमें एब्जॉर्ब होगी। अब इसके नेक्स्ट एक्चुअल में जो एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे तो आपको एक्सो एंडो लिखा हुआ मिलेगा, बट एक्चुअल में ऐसे टाइप्स कहीं पे मिलेंगे नहीं। आपको जो टाइप्स मिलेंगे एनसीईआरटी में वो अब मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो टाइप्स दिए हैं, जो पहला जो टाइप है एनसीईआरटी में वो दिया है हमारे पास फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जहां पे 2 चीजें कंबाइन होंगी, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। 2 रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2, H2 और Cl2 आपस में फॉर्म करते हैं और रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं HCl। और ध्यान रखना है हमको हमेशा रिएक्शन बैलेंस करनी होती है, चाहे पूछा हो या ना पूछा हो। यहाँ पे 2 लग जाएगा और ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नीचे 2 नहीं लगा सकते वरना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा H2 प्लस Cl2 बन गया HCl। और भी हम बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2, ये फॉर्म करेंगे वाटर H2O। अगेन ये भी बैलेंस है, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं हाफ। हम फ्रैक्शन में भी बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ O2 मतलब सिंगल ऑक्सीजन बच गया, यहाँ पे भी सिंगल ही है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। N2 प्लस O2 इन्होंने फॉर्म कर लिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, यहाँ पे 2 लग गया। तो कोई भी 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है। और अब इसका जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, इसके जनरली हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एनसीईआरटी में आपको हेडिंग नहीं मिलेगी 3 टाइप्स के, आप एक्स्ट्रा बुक में चेक करोगे वहाँ आपको मिल सकती है, लेकिन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं 3 टाइप्स के। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस था A, इसको हमने हीट किया या इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, बट ये ब्रेक हो गया B प्लस C में, तो सिंगल रिएक्टेंट था, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब इसके 3 टाइप हैं एनसीईआरटी में जो दिए हैं। एनसीईआरटी में टाइप्स का नाम नहीं है बट एग्जाम्पल है। फर्स्ट हमारा टाइप है इसी के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे नाम से पता लग रहा है हीट जहाँ पे हम देंगे, अगर हीट देने पे अगर कोई चीज़ डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है एक दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसके हमारे पास एनसीईआरटी 3 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट हमारे पास है फेरस सल्फेट FeSO4। अगेन मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ये हमारा रिपीट होगा, अगेन ही आ चुका है। ये किसके अंदर आ रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर। मतलब इसको हम डाल सकते हैं एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, और साथ में थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ही हो चुका है। FeSO4 इसको हम हीट करेंगे और ये हमको देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये जो एग्जांपल है एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, क्योंकि रिएक्शन देखते हैं हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमको नहीं पता रिएक्शन में कैसी रिएक्शन हो रही है, बट हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, जब ये रिएक्शन होगी तो हम बाहर से क्या क्या इसमें देख सकते हैं होते हुए। तो फर्स्ट जो फेरस सल्फेट है ये हमारे पास ग्रीन कलर का है, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होगी। Fe2O3 ये है हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर। तो हमारी जो पहली ऑब्जर्वेशन होने वाली है वो ये है कि हमारे पास एक फेरस सल्फेट था जो ग्रीन कलर का दिख रहा था, उसको हीट करने के बाद वो कंपाउंड चेंज हो गया, एक रेडिश ब्राउन कंपाउंड फॉर्म हुआ है जिसको हम कहते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इसके नेक्स्ट जो हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये दोनों गैसेज हैं, तो इस तरह से उसको हम दिखा सकते हैं एरो से ऊपर की तरफ। एरो ऊपर की तरफ मतलब इसको हम कहते हैं गैस फॉर्म होना, और अगर एरो नीचे की तरफ है इसका मतलब PPT फॉर्म होना। अभी वो रिएक्शन आगे आएगी। तो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट चेंज इन कलर एंड सेकंड एवोल्यूशन ऑफ गैस SO2 एंड SO3। तो ये था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का फर्स्ट एग्जांपल। इसके अलावा एक और एग्जांपल है हमारे पास एनसीईआरटी में। इसके नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है हमारे पास लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब एनसीईआरटी में जब आप डायग्राम देखोगे एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, तो वहाँ पे गैस इवॉल्व होते नजर आ रही है और वो ब्राउन कलर की गैस है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है बताओ ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है। NO2 इज द ब्राउन कलर गैस। तो यहाँ पे गैस इवॉल्व होगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ एरो बना रहे हैं। तो जब भी लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो एक ब्राउन कलर गैस इवॉल्व होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पे कैसे पूछा जाएगा, एक कंपाउंड है हमारे पास X, इस कंपाउंड X को हीट करने पे एक ब्राउन कलर गैस निकलती है, तो बताओ ये कंपाउंड X कौन सा है। और एनसीईआरटी में बस एक यही रिएक्शन है जहाँ पे ब्राउन कलर गैस निकलती है, जिसको हम कहते हैं NO2। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, जो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, CaCO3। इसको हीट करेंगे तो फॉर्म करेगा CaO प्लस CO2। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। इसके नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन के टाइप चल रहे हैं सब। सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा। जहां पे भी डिकम्पोजिशन नाम आएगा मतलब कि वहां पे एक ही रिएक्टेंट है, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगेन यहाँ पे वाटर होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे और ये ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 में। तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसको बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, वहाँ पे दो ऑक्सीजन है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम हाफ लगा देंगे और ये बैलेंस हो गया। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक के बाद। तो यहाँ पे जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ पे 3 टाइप्स मिलेंगे नहीं, हमको एग्जाम्पल दिया है और ये एग्जाम्पल एक्टिविटी के अंदर दिया हुआ है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी गैस कैथोड में मिलेगी, एनोड में मिलेगी। कैथोड एनोड का मतलब कि अगर हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, यहाँ बीच में होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर की तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद H2O2 नहीं मिलेगा हमको। ये जो पूरा सेटअप है, पूरा सेटअप बनाया जाता है जहाँ पे कैथोड होता है, एनोड होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, वहाँ अंदर ये रिएक्शन चलती है। अदरवाइज वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ कुछ भी नहीं होता है। ये पूरा चलता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें हमारे पास। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक है कैथोड, एक है एनोड। तो हाइड्रोजन बनाता है पॉजिटिव H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव बनाएगा, इसका मतलब ये हमको मिलेगा कैथोड पे और ये हमको मिलेगा एनोड। कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ये मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। बाद में अपोजिट भी होता है, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं वो अपोजिट है, बट वो हमारे पास है नहीं। हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में बताया गया है। तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो कैथोड अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, एनोड अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन को।
तो ये हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके नेक्स्ट जो हमारा टाइप है डिकम्पोजिशन के अंदर, इसके नेक्स्ट है हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे अगेन नाम में क्या है, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक का मतलब जहाँ पे लाइट की हम बात करते हैं, सनलाइट से रिलेटेड ये रिएक्शन है, जहाँ पे सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन होगा उसे हम कहेंगे फोटोलिटिक। इसके दो एग्जांपल हैं, एक है हमारे पास AgCl। AgCl के थ्रू जब हम सनलाइट पास करवाते हैं, सनलाइट, तो ये हमारा ब्रेक हो जाता है Ag प्लस Cl2 में। और नेक्स्ट है हमारे पास AgBr। जब AgBr के थ्रू लाइट पास कराई जाती है, सनलाइट, तो ये हमारा ब्रेक हो जाता है Ag प्लस Br2 में। ये हमारी रिएक्शन है। और अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पे Cl2 गैस फॉर्म में इवॉल्व होगा, तो हम एरो ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, मतलब गैस फॉर्म है। और दूसरा Br2, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ एरो लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, यहाँ पे AgCl, इसको बैलेंस करेंगे इसके नेक्स्ट। यहाँ पे Cl के दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे हम हाफ लगा सकते हैं प्लस में, ये बैलेंस हो गया। और यहाँ पे भी हम प्लस में हाफ लगा सकते हैं ताकि ब्रोमीन भी बैलेंस हो जाए। तो ये हमारी इस तरह से रिएक्शन होगी। ये हमारे 3 टाइप हो चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो एनसीईआरटी में इनके एग्जांपल दिए हैं और अब टाइप्स हमने खुद से बना लिए हैं, क्योंकि एग्जाम में लास्ट में एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक एंड थर्ड है हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमको इससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है हम मेटल्स को अरेंज करते हैं एक सीरीज में अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल उसको ऊपर रखते हैं और लो रिएक्टिव मेटल को नीचे रखते हैं। तो एक ऐसी सीरीज को बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है एक ऐसी सीरीज जहां पे हम मेटल्स को अरेंज करेंगे उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो पहला मेटल है, सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है पोटेशियम एंड सोडियम, दे आर द हाईली रिएक्टिव मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। जितने भी एलिमेंट हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जिन एलिमेंट से ज्वेलरी बनाई जाती है वो सबसे नीचे आते हैं। उनसे ज्वेलरी बनाने का रीज़न यही है, जैसे ज्वेलरी किससे हम बनाते हैं, गोल्ड से, प्लेटिनम से। तो उनसे ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे आते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आते हैं पोटेशियम, सोडियम, और अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो नीचे होगा गोल्ड, गोल्ड को दिखाते हैं Au, और गोल्ड के भी नीचे होगा प्लेटिनम जिसको हम दिखाते हैं Pt से, और Au के नीचे आ जाएगा Ag सिल्वर, और सिल्वर के ऊपर कॉपर। अब बीच में हमको कुछ याद रखना है, जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं हम देख सकते हैं ज्वेलरी जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी वो उतना ज़्यादा नीचे आएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा लो रिएक्टिव है। और हाई रिएक्टिव मेटल है सोडियम पोटेशियम। कॉपर के ऊपर हमारे पास आता है कॉपर के ऊपर है आयरन, आयरन के ऊपर है Zn, एंड Zn के ऊपर है हमारे पास मैग्नीशियम। अब रिएक्टिविटी सीरीज में इससे भी ज़्यादा एलिमेंट हैं, बट मेन हमको फिलहाल यही याद रखना है जिनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली इन तीनों से पूछे जाएंगे, जिंक, आयरन एंड कॉपर। ये हमको ध्यान रखना है कि जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद है कॉपर। इन तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सिल्वर तो नीचे ही है क्योंकि उससे ज्वेलरी बनती है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में और भी मेटल्स हैं। अगर हमारे पास एग्जाम में आता है व्हाट इज अ रिएक्टिविटी सीरीज, सो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ different element according to their reactivity, that is known as reactivity series. इसके next what is a displacement reaction? displacement reaction का मतलब है when a high reactive metal, when a high reactive metal displace low reactive metal from its compound is known as displacement reaction। एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एक हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है एक लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से। ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे हम हाई रिएक्टिव मेटल यूज कर रहे हैं, मतलब हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन मेटल लो रिएक्टिव है, इसलिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है इस चैप्टर के लिए। अगेन रिएक्टिविटी सीरीज अगेन यूज होने वाली है मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, वहाँ पे वो सीरीज और ज़्यादा डिटेल में है क्योंकि वहाँ पे भी सेम रिएक्शन आएगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में हम पढ़ ही रहे हैं, मेटल नॉन मेटल में अगेन दोबारा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया है फेरस सल्फेट FeSO4। अगर इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर के साथ, अब ये क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी हमको पहले चेक करना है। आयरन ऊपर आता है कॉपर से, रिएक्टिविटी सीरीज में बता देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास
तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज स्टार्टिंग हो रहा है पोटेशियम सोडियम, ये सबसे ऊपर रहेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल है, और नीचे है सिल्वर, और सिल्वर के नीचे चाहो तो हम गोल्ड भी डाल सकते हैं, बट गोल्ड का इतना यूज़ है नहीं, उसको हम ज़्यादा रिएक्शन में यूज़ करते नहीं है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो फ़ायदा नहीं है। उसके ऊपर है कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर लो रिएक्टिव है आयरन से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी आगे, देयर इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर इसकी जगह मैं बात करूँ, हमारे पास है जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम के साथ। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, जिंक काफ़ी नीचे आता है, पोटेशियम काफ़ी ऊपर है, सबसे ऊपर पोटेशियम यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब पोटेशियम इसको डिस्प्लेस कर देगा और अपना सल्फेट बनाएगा, तो पोटेशियम इसको डिस्प्लेस करके बनाएगा पोटेशियम सल्फेट, और प्लस यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा, Zn बाहर आ जाएगा। तो इसकी रिएक्शन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम सल्फेट, Zn डिस्प्लेस हो चुका है, और प्लस यहाँ पे होगा पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट का हमको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, दोनों की वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने बताया पोटेशियम की वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, इसकी वैलेंसी होती है +1। ये वैलेंसी कैसे निकालनी है, KLMN वाले रूल को अप्लाई करके। उसके बाद है सल्फेट SO4, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी आपको याद रखनी है। तो सल्फेट SO4 इसकी वैलेंसी होती है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं 2 आ जाएगा यहाँ, यहाँ प्लस माइनस का कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं हमें, बस हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा K2SO4, K2SO4। तो ये हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अब देखो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पे हमारे पास पूछा गया है, हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर हमारा बना है कॉपर का। अगर कॉपर का कंटेनर है, क्या इसमें हम फेरस सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं? कैन वी स्टोर फेरस सल्फेट इन अ कॉपर वेसल? अगर ये कंटेनर कॉपर का बना हुआ है, ये जो वॉल है ये कॉपर की बनी है इस कंटेनर की, क्या इसमें फेरस सल्फेट को स्टोर किया जा सकता है? तो हम देख सकते हैं फेरस सल्फेट, कॉपर इज अ लो रिएक्टिव मेटल देन आयरन, Fe फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, कॉपर इसको रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसके साथ रिएक्ट करवा नहीं सकता, इसको डिस्प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर यही रिएक्शन अपोजिट हो, अगर हमारे पास ये जो कंटेनर है ये आयरन का बना हुआ हो, Fe का, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 का सोल्यूशन। अब जनरली ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट मतलब ये लिक्विड फॉर्म में हम इसको ऐड कर रहे होते हैं, इसके सोल्यूशन को यहाँ पे लिखते हैं AQ का मतलब ये वाटर के साथ ये है, लिक्विड फॉर्म में है ये। तो कॉपर सल्फेट को जब ऐड करेंगे, हमको पता है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी रिएक्शन हम लिख सकते हैं CuSO4 प्लस Fe। अब Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so Fe iron will displace copper from its sulfate and form iron sulfate, FeSO4 and plus कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा Cu। इसका मतलब जब भी हम कॉपर सल्फेट को Fe के अंदर रखेंगे तो आयरन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस होगी और आयरन पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगा। मेल्ट होने का मतलब है ये जो कॉपर FeSO4 बना, ये एक्वस लिखते हैं इसके नीचे AQ लिखने का मतलब है ये डिजॉल्व फॉर्म में है। इसके नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्टिविटी सीरीज थी, ये अगेन मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में यूज होने वाली है। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे दो सॉल्ट आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम देयर आयंस, जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ है और इसके नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को बता नहीं रखा है आंसर फाइनली, उसका हमको एक्टिविटी का आंसर खुद से फाइंड आउट करना है। तो पहला जो एग्जाम्पल NCERT में दिया है वो है हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करेंगे बैरियम सल्फेट BaSO4 एंड प्लस NaCl। इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, बैरियम का क्लोराइड है और सोडियम का सल्फेट है, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और देखो बैरियम का सल्फेट बन गया और सोडियम का क्लोराइड बन गया, तो इन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। इस ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये एग्जांपल NCERT में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, Na2SO4 यहाँ पे होगा लिखा AQ का मीन से ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ये वाटर सॉल्युबल है, यहाँ पे भी AQ। ये रिएक्शन वाटर के अंदर चल रही है, लिक्विड फॉर्म में है, और NaCl के भी आगे AQ, NaCl भी वाटर में डिजॉल्व होता है। बट BaSO4 के नीचे हम लिखते हैं S का मतलब है इसका PPT फॉर्म होगा, प्रिसिपिटेट, और हम नीचे की तरफ एरो बना के भी दिखा सकते हैं। अगर एरो ऊपर की तरफ है मतलब गैस है, और अगर एरो नीचे की तरफ है इसका मतलब ये PPT फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे बैरियम सल्फेट का PPT बन जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, जहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी वहाँ पे डेफिनेटली PPT फॉर्म होता ही है। तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है,
प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के दौरान बनता है और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जब भी फॉर्म होगा। ये सारे सॉल्युबल थे, बेरियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है। हमने दो सब्सटेंस को मिक्स करवाया जो वाटर में सॉल्युबल थे और एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो कि इनसॉल्युबल है, उस सब्सटेंस को बोला जाता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसके नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो एनसीईआरटी में 4 ही टाइप की रिएक्शन थी। फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। थर्ड हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और लास्ट हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो 4 टाइप हमारे खत्म हो चुके हैं। अब ये थोड़ा अलग टाइप की रिएक्शन है जहाँ पे हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और दूसरा है हमारे पास रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में हम जनरली 2 पॉइंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये 2 पॉइंट तो एनसीईआरटी में दिए होते हैं, हम पढ़ते हैं, बट इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। थर्ड पॉइंट, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में लिखें, अगर कोई भी एटम ऑक्सीजन को गेन करता है मतलब उसका ऑक्सीडेशन है, अगर कोई भी एटम हाइड्रोजन को रिमूव कर दे मतलब वो भी ऑक्सीडेशन है। और थर्ड है हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो वो भी ऑक्सीडेशन के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट है जिसको देख के हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है या नहीं है। अब इसका जस्ट अपोजिट हमारे, इसका एग्जांपल हम देखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, 0 ऑक्सीजन, और यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो ऐसी रिएक्शन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। एक और क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले इसको साफ क्यों करते हैं हम। तो इसको साफ करने का बहुत सिंपल सा एक रीज़न है, मैग्नीशियम एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। जैसे मान लो एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप है, ये मैग्नीशियम मेटल है। तो मैग्नीशियम मेटल को जब हम कहीं भी स्टोर करते हैं तो जनरली ये क्या करता है, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इस मैग्नीशियम के अराउंड इससे अटैच हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन ईजिली बर्न नहीं हो पाता है। बर्न करने के लिए हमको पहले ये ऑक्साइड की लेयर हटानी पड़ती है, इसलिए हम मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले इसकी लेयर को साफ करते हैं ताकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में बर्न होता रहे। ये था हमारा ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। नाउ द रिडक्शन। इसमें अगेन हमारे पास 3 पॉइंट आने वाले हैं जो कि ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड पॉइंट, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हम बात कर रहे हैं तो थर्ड पॉइंट हमारा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि क्लोरीन की अगर आपको याद हो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और Cl-1 बना दे तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। बाकी 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे क्लियर हैं ऑलरेडी। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है C2H4, इसे हम पढ़ते हैं इथीन। C2H4 अगर हाइड्रोजन को गेन कर ले H2, ये रिएक्शन होती है हमारी प्लैटिनम या PD के प्रेजेंस में। जनरली अगर हम यहाँ पे प्लैटिनम ले सकते हैं या निकल भी हम कई बार लेते हैं, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा और यहाँ पे फॉर्म होगा C2H6, ये हो जाता है इथेन। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोला जाएगा रिडक्शन, क्योंकि इथेन ने हाइड्रोजन को ऐड किया और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन का ये एग्जाम्पल था। अब हमने पहला पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है एनसीईआरटी में वो है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड हमारे पास अगेन एक्टिविटी बहुत सारी है इस चैप्टर से, तो हमको एक्टिविटीज़ को स्किप नहीं करना। एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके नेक्स्ट हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और दूसरा हमने पढ़ा रिडक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन takes place, a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, that reaction is known as redox reaction. इसका एग्जांपल हमारे पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमारे पास एक कंपाउंड है कॉपर। कॉपर पाउडर फॉर्म में है। इसको पहले हम हीट करेंगे
ये मैं तुम्हें एनसीईआरटी का एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके थ्रू इन्होंने रेडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो कॉपर पाउडर को जब भी एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, एयर का मतलब है एयर में जनरली कौन कौन सी गैसेज होती हैं, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बाकी CO2 तो अदर गैसेज में आ जाती है, बट मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। नाइट्रोजन बहुत ही लो रिएक्टिव होती है, उसको हम रिएक्शन में जनरली यूज़ करते नहीं है, बहुत ही उसको रिएक्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है। तो जब भी कोई भी रिएक्शन हो जहाँ पे लिखा हो एयर के साथ रिएक्शन, तो वहाँ पे मैक्सिमम केसेस में हमें ऑक्सीजन ही मिलने वाली है, क्योंकि ऑक्सीजन एक रिएक्टिव गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में होती है। नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती है, बहुत ही लो रिएक्टिव, उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी लो है। तो कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं कॉपर ऑक्साइड CuO। ये हमारी कैसी रिएक्शन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीडेशन। तो ये अभी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं आई, कॉपर ऑक्साइड CuO। अब इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड से, अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं H2 गैस, तो ये हम फॉर्म करेगा Cu एंड H2O वाटर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब एक रेडॉक्स रिएक्शन को लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, कॉपर के पास ऑक्सीजन है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया। सो द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो अब हम यहाँ पे एरो बना के दिखा सकते हैं, कॉपर के पास ऑक्सीजन है बट वहाँ पे नहीं है, विच मीन्स दिस इज अ रिडक्शन। और अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन H2, यहाँ पे H2O है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया, एक ऑक्सीजन को गेन किया। सो द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों प्रोसेस, तो इसको प्रॉपर लिखने का तरीका यही है। जब भी रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी है हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाना है एरो के साथ, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। और ये जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का दिया हुआ है और ये एक्टिविटी के फॉर्म में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है। इसके नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन, हमने पढ़ चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ लिया है। तो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं हमारे एग्जाम में। तो इसी के अंदर आता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जब भी कोई मेटल मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड फॉर्म करता है, उसे कोरोजन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन है, तो आयरन के लिए स्पेशली हम रस्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं। रस्टिंग का मतलब है जब किसी आयरन का, अगर हम आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, उसे रस्टिंग कहेंगे। और बाकी मेटल्स के लिए हम कोरोजन यूज़ करते हैं। तो जो रस्टिंग है वो स्पेसिफिक आयरन के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे आयरन है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो आयरन क्या करेगा, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन्वायरमेंट में इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर लेता है और यहाँ पे फॉर्म करता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और डॉट में यहाँ पे आ जाता है XH2O। दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज रस्ट, सो दिस इज नोन एज रस्ट। व्हाट इज रस्ट केमिकली, केमिकली रस्ट क्या होता है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। सो दिस इज नोन एज रस्ट, केमिकली रस्ट होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो रस्टिंग स्पेसिफिक हमको ध्यान रखना है, आयरन के लिए यूज करेंगे हम। अगर किसी और मेटल की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम कोरोजन कहेंगे, और आयरन स्पेसिफिक है रस्टिंग। रस्टिंग जहाँ पे वर्ड आएगा मतलब आयरन की बात हो रही है। एंड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड दिस इज नोन एज रस्ट केमिकली। और इसके नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अब इस शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रख सकते हैं, व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। स्पॉइलेज ऑफ फूड इज नोन एज रेंसिडिटी। जब फूड स्पॉइल हो जाता है, उस फूड इसको स्पॉइल होने का मतलब है जब फूड खराब हो जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक बिस्किट का पैकेट है, तो बिस्किट के पैकेट को अगर तुम बहुत टाइम के लिए खुला छोड़ दो तो उसके बाद उसमें वो बात रहेगी नहीं जो स्टार्टिंग में एक न्यू पैकेट में होती है, क्योंकि उस पुराने बिस्किट के पैकेट में क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उसका रिएक्ट करती है और उसके कंटेंट को खराब कर देती है, उसका जो टेक्सचर था वो खराब हो चुका होता है। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है स्पॉइलेज ऑफ फूड, विच इज नोन एज रेंसिडिटी। इसका जो मेन रीज़न है वो हमारे इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैसेज होती हैं। एक तो नाइट्रोजन है, अभी मैंने बताया बहुत ही लो रिएक्टिव गैस है, इसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। इसके अलावा एक और है हमारे पास ऑक्सीजन, और थर्ड हमारे पास आती है अदर गैसेस। अदर गैसेस में बहुत सारी है बट इनका जो अमाउंट है बहुत ही कम है अदर गैसेस का। तो जनरली हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन इज़ अ वेरी लो रिएक्टिव गैस। अब कुछ बुक्स में इसको लिखा होता है नॉन रिएक्टिव भी लिखा होता है, लो रिएक्टिव गैस। तो बच कौन गया, ऑक्सीजन। तो जहाँ पे भी हम
कोरोजन की हम बात कर रहे हैं, रेंसिडिटी की बात कर रहे हैं, तो इन सब के पीछे रीजन कौन है? इन सब के पीछे ऑक्सीजन इज द मेन रीजन फॉर द रेंसिडिटी एंड द कोरोजन ऑफ द मेटल्स। तो हम क्या करते हैं, स्पॉयलेज को बचाने के लिए, मतलब रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, हमारा फूड स्पॉयल ना हो, हम क्या करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, अब यहां पे हम नाम देख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटी मीन्स अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट ये काम करते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑयल। हम देखते हैं घरों में हमारे पास अचार जो पिकल होता है काफ़ी टाइम तक नॉर्मल वो ख़राब नहीं होता है, तो उसके ख़राब ना होने का रीज़न यही है क्योंकि पिकल में हमेशा बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, और जब ऑयल बहुत ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो ऑयल इज़ अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा एक और है हमारे पास, हम बोल सकते हैं NaCl, ये भी हमारा यूज़ होता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो NCERT में बस यही एग्जाम्पल बताए गए हैं किसी भी ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए। बाकी एक और चीज़ हमारे पास यूज़ होती है, जो भी पैकेट्स होते हैं हमारे पास, जो भी फूड के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन कभी भी ऐड नहीं करते, उनके अंदर हम ऐड करते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को फ्लश कर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन को फ्लश करने का रीज़न यही है, इट एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की तरह तो यूज़ नहीं होगा, बट नाइट्रोजन क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने से बचाती है। अगर उस पैकेट के अंदर, किसी भी फूड के पैकेट के अंदर अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो रिएक्ट करेगी, उसको स्पॉइल कर देगी, क्योंकि मेन रीज़न यही है। बट हम क्या करते हैं, जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं और जितना भी ये कुरकुरे के पैकेट या बिस्किट्स के पैकेट, इन सब के अंदर नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सके।